अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। मार्केट आज जब क्लोज हुई तो एक दफ़ा फिर हमें जो पॉजिटिव सेंटिमेंट ही मिल रहा है। एक तरफ जो डॉलर की बेकदरी है वो जारी है और रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि स्टॉक मार्केट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद अब जो IMF के साथ जो प्रोग्राम की बहाली है वो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि कुछ ही दिनों में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है IMF की वो होगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान को अगली किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। और उसके नतीजे में मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि शायद डॉलर्स का इनफ्लो भी होगा और इस वजह से रुपए की जो कदर है उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन ये तो एक मस्बत ज़ाहिर पेशरफ्त है, और कितना सस्टेन करती है ये बाद में देखने वाली चीज़ है। दूसरी तरफ अभी बजट पेश हुए कुछ ही टाइम हुआ है और लगता ये है कि ये हुकूमत भी जो है वो यू टर्न पे यू टर्न लेके जा रही है। एक तरफ जाहिर है कि उन्होंने तनख्वाहदार तबका और बाकी जो तबके हैं उन पर टैक्स आयद किया, तो दूसरी तरफ अब जो है गवर्नमेंट शहबाज ये कर रही है कि जो हमारा सबसे बड़ा मसला है उसे आप माफिया कहें, उसे आप तबका कहें जो इंट्रेंच्ड है, जो इस सिस्टम के अंदर, इस मुल्क के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर, वो अपने ऊपर जब भी आप टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से चोर दरवाजे से वो हर गवर्नमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और एक दफ़ा फिर ये गवर्नमेंट काम करने जा रही है कि सुना है कि मिनी बजट आ रहा है या थ्रू ऑर्डिनेंस कुछ जो मराद याफ्ता तबका है उनको ये अगेन टैक्स रिलीफ देने जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कामरान? इस दफ़ा जो मिनी बजट आ रहा है इसकी जो नोयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पहले आते थे। पहले जो मिनी बजट आते थे उसका मकसद ये होता था कि अगर आपका कोई टैक्स कलेक्शन का हदफ है, उसके अगेंस्ट कोई कमी वाक़ हो रही है, तो IMF आपको कहता था कि आप मिनी बजट लेके आओ। इस दफ़ा हुकूमत मिनी बजट इसलिए लेके आ रही है कि हुकूमत ने कुछ मफाद परस्त तबकों को उन्होंने इंसेंटिव्स देने हैं, मराद देनी है। चूँकि उनको मराद दी जाएंगी तो दूसरी साइड पर उसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है उसको कम करने के लिए हुकूमत को कुछ शोबों के ऊपर नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो इस दफ़ा इस किस्म का एक मिनी बजट आ रहा है जिसमें एक तरफ तो कुछ 60 अरब रुपए से जायद की टैक्स मराद दी जा रही है और उन शोबों को दी जा रही है जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, और दूसरी साइड के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ बात हो रही है। एक जो काम हुकूमत ने अच्छा बजट में किया था कि इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाए थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस ना होने के बराबर थे, बहुत कम थे। तो इस दफ़ा अब ये जो मिनी बजट आएगा उसमें लग ये रहा है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के मराद दी जा रही हैं, और उसके बदले में जो इंक्रीज ये लेके आएंगे वो या तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इजाफा करेंगे, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफा करेंगे, या फिर जो दूसरी साइड पे जो टोबैको सेक्टर है उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेशन होगी। तो मॉरल आपके जो ग्राउंड है उसको एक्सप्लॉइट करके इजाफी पैसा लोगों से निकाल कर वो मखसूस जो शोबे हैं उनको दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स अभी नाज़िम कुछ ये है कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ताजरों को 42 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ दी गई, और हमने आपको प्रोग्राम में पूरी डिटेल्स बताई कि कैसे कैसे 2015 ऑनवर्ड्स किन किन मौकों पर हुकूमत ने ताजरों से कॉम्प्रोमाइज़ किया। बात सिर्फ ताजरों तक नहीं रुकती, अब जो हुकूमत है वो बैंकिंग सेक्टर को, इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है और ट्रांसपोर्टर्स को भी रिलीफ देने जा रही है। और इसका जो इनका जो तखमीना बनता है, अगर आप इसमें आप ताजरों का भी शामिल कर लें तो ये तकरीबन 60 अरब रुपए से जायद की टैक्स रिलीफ देने जा रही है हुकूमत। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर इंतहाई मुश्किल इकॉनमी के हालात हैं। तो कामरान ये है इसकी जो मेजर इसकी थ्रस्ट है। उसके अंदर अगर आप देखें बैंक्स के अंदर भी, बैंक्स में इन्होंने अब ये किया है कि बजट के अंदर 3 उसमें तब्दीलियां आई थी। एक उसके अंदर तब्दीली ये थी कि, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि इसकी वजूहात क्या है। वो बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, क्या दबाव है इस गवर्नमेंट के ऊपर, या इस गवर्नमेंट के भी मफादात जुड़े हुए हैं कि आप 1 महीना पहले एक मेजर लेके आते हैं और ये दावा करते हैं कि हम तमाम जो तबकात हैं उनको टैक्स करेंगे और डायरेक्ट टैक्सेशन लाएंगे, और 1 महीने के बाद ही आप वो डिसीजन रिवर्स कर लेते हैं। तो वजह क्या है इसकी बुनियादी तौर पर? ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, कंप्रोमाइज्ड ये बहुत सारे इनके जो है वो स्टांसेस हैं, और उसी वजह से अब इस किस्म की ये चीज़ें हो रही हैं। जैसा भी आपको मैं बता रहा था कि बैंक्स के अंदर इन्होंने 3 मेजर तब्दीलियां की थी। जो बैंक्स की जो टैक्सेशन थी, एक जो मेजर उसमें तब्दीली ये की गई थी कि जो बैंकों का जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का रेट था 35% उसको बढ़ाकर 39% कर दिया। दूसरा उन्होंने बैंकों का ये किया कि जो 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स है वो लगा दिया। लेकिन जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चेंज थी वो ये थी कि अब जो बैंक्स है उनका जो
इजी वे ऑफ अर्निंग मनी है कि वो हुकूमत को कर्जे देते हैं और हुकूमत को कर्जे दे के उसके ऊपर अपना मुनाफा कमाते हैं। और बैंक्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनके सीईओज के वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, हुकूमत को कर्जा देते हैं और शाम को गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 2019 में एक टैक्स रजीम लाया गया था कि जिसके तहत अगर जो बैंकों की एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो है, अगर वो एक मखसूद शरह से नीचे चली जाएगी तो बैंकों के ऊपर इजाफी टैक्स लगेगा। अच्छा, उसके ऊपर जब शौकत तरीन वजीर खजाना थे, चूंकि खुद भी वो बैंकर थे, तो वो कुछ तब्दीली लेके आए। नाज़रीन, उसमें बजट के अंदर ये काम हुआ था कि अगर बैंकों की एडवांस टू डिपॉजिट रेशो जो है वो 40% से कम होगी तो वो जो पैसा जिस हद तक वो मुनाफा कमाएंगे हुकूमत को कर्जा देकर, उसके ऊपर जो मुनाफा होगा उसका उन्होंने 55% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। पहले ये रेशो थी 40%। दूसरा ये था कि अगर ये एडवांस टू डिपॉजिट की रेशो 50% से कम होगी, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा कर्जा देंगे बट स्टिल वो हुकूमत को कर्जा दे रहे होंगे, आम सारिफिन को इतना वो कर्जा नहीं दे रहे होंगे, तो उसके ऊपर जो बैंकों को जो हुकूमत को कर्जा दे के बैंक्स मुनाफा कमाएंगे उसका उनको तकरीबन 49% टैक्स में देना पड़ेगा, जो कि पहले रेशो थी 37.5%। तो अभी दो इसके अंदर तब्दीलियां जेर गौर है। हतमी फैसला अभी वजीर आजम साहब ने नहीं किया। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो रेट्स होंगे अप्लाई होंगे, ये जो पुराने वाले रेट्स वो रिस्टोर होने जा रहे हैं। 40% इनकम टैक्स का रेट और 37.5% का टैक्स ईयर 2022 से, जिसके गोशवारे अभी जो है वो बैंकों ने जमा करवाने हैं। अभी जो इस वक्त प्रोसेस है गोशवारे जमा करवाने का चल रहा है। बात यहां पे सिर्फ खत्म नहीं होती। जो टैक्स ईयर 2023 के उनके रेट 55% और 49% किए गए थे। तजवीज अब जेर गौर ये है कि 50% को कम करके जो 55% उसको कम करके 50% कर दिया जाए और जो 49% उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है उसको कम करके 45% कर दिया जाए टैक्स ईयर 2023 से। तो ये उस वक्त जब ये बजट में ये मैयज दिए गए थे, हमें चेयरमैन एफबीआर ने ये बताया था कि जो टोटल इंपैक्ट जो बैंकिंग सेक्टर का, ये जो सिर्फ एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो वाले जो टैक्सेशन है, इसका उन्होंने हमें इंपैक्ट बताया था 25 अरब रुपया। अब हुकूमत फाइनली कितना अप्रूव करती, अगर तमाम का तमाम 2022 के रेट्स भी जो हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं और 2023 के रेट्स में भी थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो 25 अरब रुपए में से कम 15 अरब रुपए की हिट जो है हुकूमत को लगने जा रही है। इसके बाद यहां पे सिर्फ खत्म नहीं होती। स्टॉक मार्केट में हमने आपको बजट में बताया था कि हुकूमत ने जहां पे सैलिड क्लास के ऊपर उन्होंने हैवी टैक्सेशन की, जो स्टॉक मार्केट को 8 से 10 अरब रुपए की उसके अंदर एक रिलीफ दी गई थी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर खबरें की, प्रोग्राम में जिक्र किया, तो फिर हमें उस वक्त ये कहा गया कि इसका ये इतलाक जो होगा, जो स्टॉक मार्केट को रिलीफ दी गई थी, उसके जो टैक्स रेट थे वो कैस्केडिंग में उसको 6 साल में 0 कर दिए गए थे। उस मुनाफे के ऊपर जो कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर उन्होंने कोई स्टॉक मार्केट में कोई सरमायाकारी की, उन्होंने हिस्से खरीदे, उसके ऊपर उनको जो मुनाफा हुआ, तो उनके जो पहले रेट था 12.5% फिक्स था, उसको हुकूमत ने कम कर दिया, 15% कर दिया और 15% से फिर उसको इवेंचुअली 6 साल में वो 0 पे ले गए। तो हुकूमत ने, जब हुकूमत के ऊपर दबाव आया कि स्टॉक मार्केट को आप क्यों रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत ने एक प्रोवाइजो लगा दिया था कानून के अंदर। वो ये था कि ये जो टैक्स की रिलीफ थी उसका इतलाक उन शेयर्स की खरीदो फरोख्त के ऊपर होगा जो 1 जुलाई 2022 से खरीदे जाएंगे, और उससे पहले के जितनी भी अगर किसी ने कोई शेयर वहां पे खरीदे और फिर वो बेचने पर उनको जो मुनाफा होगा उसके ऊपर 12.5% फिक्स जो टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स, वो लिया जाएगा। अब हमारे जरा ये बता रहे हैं कि ये जो क्लॉज थी, जो कंडीशन थी कि जो पुराने वाली खरीदो फरोख्त होगी उसके ऊपर जो मुनाफा था उसको भी नए टैक्स रजीम में लेके जाया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में जब सैलरीड क्लास के ऊपर हैवी टैक्सेशन हो रही है और मुल्क के अंदर महंगाई भी है, बैंकों का हमने आपको बताया, स्टॉक मार्केट का बताया, ताजरों का भी आपको हमने पिछले हफ्ते बताया, और एक और शोबा ट्रांसपोर्टर्स का भी है, उसके ऊपर भी बजट के अंदर हुकूमत ने जो मुख्तलिफ सीटिंग कैपेसिटी होती है हर गाड़ी की, उसके ऊपर टैक्सेशन की थी। उनके जो पुराने रेट्स थे वो 50 रुपए फी सीट से लेकर तकरीबन 300 रुपया फी सीट थे, इसको बढ़ाकर हुकूमत ने 1000 रुपए से लेकर 4000 रुपया फी सीट कर दिया था जो एयर कंडीशन गाड़ियां थी कमर्शियल। अब इन रेट्स को भी कम किया जा रहा है। हुकूमत ये फिक्स टैक्सेशन तब करती है जब ये इस बिल्कुल बेबस हो जाती है कि ये इन लोगों से इनकम टैक्स से गोशवारे जमा नहीं करवा सकती, इसी किस्म की इनके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं कर सकती। तो ये वो सारी सूरत हाल है, हमने आपके सामने रख दी है। कोलिशन गवर्नमेंट का कहा यह जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए एक इत्तेहादी जमात के वफाकी वजीर का एक हाथ है इसके अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जिम्मेदारी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की और ये जिम्मेदारी है वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब की। हुकूमत चाहे कोई भी हो, उनको अब ये फैसला करना है
कि क्या सिर्फ सैलरीड क्लास को ही सारी जिंदगी दबा कर उनसे टैक्स लिया जाएगा और हमें तनख्वाह बाद में मिलती है और टैक्स हमसे पहले काट लिया जाता है, और बाकी अगर किसी शोबे की कोई उनके मफादात हैं, अगर वो किसी की कैंपेन को फंड करते हैं तो फिर उनको रिलीफ दी जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अशफाक तोला साहब से। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया अभी अशफाक तोला साहब ने, टैक्स अमूर के माहिर हैं। तो अशफाक तोला साहब, आपको लगता है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि अभी हाल ही में बजट पेश किया हमने और उसके बाद मिनी बजट लाने की तैयारी हो रही है, और इन द मिडल ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस डू यू थिंक कि हमें अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ देना चाहिए, जो कुछ मफाद परस्त तबका है जो टैक्स देना नहीं चाहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, ये राना साहब मेरा ख्याल है शायद इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने एक बजट के जब फाइनेंस एक्ट आया था उसके चौथे दिन को कहा था कि 2 महीने के अंदर मुझे एक और बजट नजर आ रहा है, छोटा सा बजट जो मिनी बजट जिसको हम कहते हैं। तो गवाही तो राना साहब दे ही देंगे। देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और कुछ चीजें नॉट पॉसिबल होती हैं कि जो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर पाओ। ये मैंने बिल्कुल ये राय दी थी और ये मेरा ख्याल है ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं सबको मैंने कहा था कि ये जो ताजरों पे इन्होंने टैक्स लगाया था ना, वो आप किसी तरीके से भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। देखिए, आप मार्केट में जो भी चीज ले आते हैं, मार्केटेबिलिटी को जब तक नहीं ध्यान दे, जब तक उसको आप बेच ना सके, उसको बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी और मैं रिकॉर्ड पे, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जहां मैं आपको रिकॉर्ड पे ना दिखा सकूं। मैंने ये कहा था कि ये 3,000 रुपए हर किसी पे मिनिमम लगाना नामुमकिन आदमी से। आप अगर किसी का बिल आता है 200 रुपए और आप कहो कि जी 200 रुपए का तेरा बिल है और 3,000 रुपए तू टैक्स दे, तो कोई भी नहीं देगा। मैंने तजवीज़ दी थी उनको आफ्टर द बजट, जब ये फाइनेंस बिल आया था तो मैंने इनको ये कहा था कि आप मिनिमम रखो कि जी मिनिमम जितना आपका बिल है उतना आप देंगे, और मैक्सिमम अगर वो थ्रेशोल्ड के बाद जो फिर आगे चलती रही बातें कि 3,000 प्लस प्लस प्लस, तो मैंने कहा वो फिर आप भले बढ़ाते रहे, मगर मिनिमम आप उतना रखें जितना बिल है। तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये बात समझ नहीं आई और मेरा ख्याल आप देख लें इसके नतीजे क्या हुए। इससे पहले भी राना साहब आपको चले ये तोला साहब, बिल्कुल आपसे मेरी बात हुई थी। हमारा उस वक्त ये ख्याल था कि शायद ये इजाफी टैक्सेस लगाएंगे। यहाँ पे तो 60 अरब से ज्यादा की रिलीफ की बात हो रही है। ट्रेडर्स के ऊपर आपका व्यू आ गया। दूसरा जो एक इशू आ रहा है वो ये कि अब जो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी जो हिस्से जो हैं वो खरीदो फरोख्त होगी, जिनकी 1 जुलाई 2022 से पहले वाले जो खरीदे गए फिर आप बेचे जाएंगे, तो उनके ऊपर भी नए टैक्स रेट्स हैं, जो रिड्यूस्ड रेट्स हैं, वो अप्लाई करने की बात हो रही है। तो आपके ख्याल में इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है? पहले ही बजट में इन्होंने 8 से 10 अरब रुपए की रिलीफ दे दी, जो कैस्केडिंग वाले रिजीम में ये चले गए फिक्स से, और अब फिर जो बाकी रह गए थे जिनको शायद फिक्स रेट देना पड़ता 12.5% वाला, उनको भी रिलीफ देने जा रहे हैं। तो कोई आपके ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन इस चीज की बनती है, मॉरल कोई लीगल जस्टिफिकेशन? राणा साहब, आपको अगर याद हो फाइनेंस बिल के अंदर ये प्रोवाइजो नहीं था, ये फाइनेंस एक्ट में है। तो अगर कभी भी आप कोई चीज चेंज करते हैं फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट में, तो उसका भी एक तरीका कार है। आप कभी भी जब भी स्टेक होल्डर होते हैं इनको आप बुला के अगर कोई इस किस्म की चीज आप करने लगे होते हैं कि जब आप बिल्कुल रिजीम को चेंज कर दें और आप कहेंगे जी आप उनको बुला के पूछे भी नहीं, तो मेरा ख्याल है ये भी तो ज्यादती है। आप अगर देखेंगे, मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था जब फाइनेंस एक्ट जब मेरे टैक्स रेट्स बढ़ाए गए थे, मुझसे बुला के किसी किस्म की कंसल्टेशन हुई थी। तो ये जो फैसिलिटी है कि कंसल्टेशन बुला के की जाए, ये बैंकों को क्यों, ये स्टॉक मार्केट को क्यों, ये ताजरों को क्यों, बाकियों को क्यों नहीं? राना साहब आप सुने, मैं आपको एक बात बहुत खुले तरीके से कह सकता हूं कि जब ये ताजरों की बात आई, आप मुफ्ती इस्माइल साहब का ट्विटर उठा लें और मेरा जवाब उठा लीजिएगा। मैंने कहा कि अब आप जरा सैलरी वालों को भी बुलाइए, उनके भी बड़े ग्रीवेंसेस हैं। तो ये बात नहीं है, मैं तो खुद इस बात का आपको मैं तायद करूंगा कि जाहिरी बात है टैक्स में तो इक्विटी है और इक्विटी के बगैर ये मामला चल नहीं सकते, ज्यादा अरसे नहीं चलेंगे।
फिर तो ये बगावत वाली बात हो जाती है। लोग कहते हैं कि यार मैं भी क्यों टैक्स दूं, और फिर दूसरे तरीके निकल आते हैं। पाकिस्तान में तरीके निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं नहीं समझता कि ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं उस बात पे कि आप जब इस तरीके से करते हैं तो ये एक अच्छी बात, इसका जो ऑप्टिक है वो गलत जाता है। बैंकों की जो आपने बात की, आपको याद होगा कि आखिरी दिन जब ये मीटिंग हो रही थी और मुझे कोई इमरजेंसी में कराची जाना पड़ा, तो एक ये एजेंडा था कि जी 2022 के हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, इसके बेसिस पे डिविडेंड और सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ कि आपका जो सुपर टैक्स लगेगा वो 2023 के बेस पे लगेगा, जिसपे एक एग्रीमेंट हुआ था बोर्ड में। उसी वक्त मैंने शायद कहा था कि अब इनका जो 7 शेड्यूल में एडीआर डिपॉजिट रेशियो का जो इशू था वो भी 23 में ले जाए, बिकॉज के इसके ऊपर भी काफी बड़े गहरे असरात आएंगे। तो मेरा ख्याल है वो ओवरलुक हुआ था, और ये नहीं था, खुदा ना कहा था कि अब ये उनको दे रहे। तोला साहब माजरत के साथ वो स्टेट बैंक से कर्जा पकड़ते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को वो दे देते हैं, उसके बाद गोल्फ खेलने चले जाते हैं, मुफ्त का पैसा बना रहे हैं। अगर एडीआर की उनकी रेशो 40, उस पर जो टैक्स है 40% से बढ़ाकर 55% हो गया, तो क्या हुआ सर? मुफ्त का पैसा है। राणा साहब, ये हाफ ईयर तो आप कह सकते हैं ना कि स्टेट बैंक से लेके आप कर सकते हैं, मगर ये तो जब स्टेट बैंक एक्ट पास होने के बाद हुआ ना सारा, इससे पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कितनी मुखालफत हमने की है स्टेट बैंक एक्ट की। तो ये मैं आपको बिल्कुल आपकी बात की मैं तायद करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीके से हमने स्टेट बैंक एक्ट पास किया और कराया गया, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए बेहतर था। बट अब IMF के आगे सब बेबस है, ये मौजूदा वाले भी बेबस है, पिछले भी बेबस थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, मगर 23 से तो लग रहा है ना। अब इस साल तो आप मुझे बताएं स्टेट बैंक एक्ट कब पास हुआ? ये तो स्टेट बैंक एक्ट के खैर वो कामरान ने भी आपसे सवाल करना है, हम दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। सवाल बड़ा तोला साहब सिंपल है। 2022 का कुछ और लोगों का भी हुआ था, उनका भी फिर रिवर्स कर दे। रेट्रोस्पेक्टिविटी तो हर किसी के लिए बुरी है ना, चंद सेक्टर्स के लिए क्यों? फिर तो जब एक चीज हो गई थी, आपने बजटेड कर लिया था, तो फिर अब रिलीफ क्यों? आपको फिर क्या ये सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता कि अगर वजीर खजाना के अपने स्टेक्स होंगे बैंक्स में, तो फिर ये रिलीफ देना जायज है या नाजायज है? नहीं, मुझे नहीं पता उनके स्टेक्स है कि नहीं है, और अगर हैं तो बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने इस वजह से रिलीफ दिया तो मैं नहीं समझता कि ये देनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ, मेरी नॉलेज में है कि इनके कोई स्टेक्स नहीं। और मैं ये जानता हूँ, मैं जब बात करता हूँ तो बहुत बड़े, मैं शौकत तरीन साहब की बात कर रहा हूँ, आपको याद है? वो देखें, वो मैं उनका उस वक्त जब दिया गया था तो भी हमने वावेला मचाया था, आपके साथ हम शाना बाय शाना खड़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है। और उसका मुझे आपको पता है ना, खुमियादा भी भुगतना पड़ा था, आपको भी याद होगा। तो मैं तो बबान को दौर में कह देता हूँ जो चीज कहनी होती है, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये 2 चीजें उस वक्त गलती की गई थी कि जब नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा अशफाक तोला साहब, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, बिल्कुल इस पे मजीद भी बहस हो सकती है। एक जो अब इशू ये है कि जाहिर है कि हमने एक प्राइमरी सरप्लस जो टारगेट है IMF को जो है वो भी पूरा करना है। सिर्फ जो रिटेल जो सेक्टर है उस पर जो ताजरों पर जो टैक्स हमने अब ये वापस लिया है वो को हिट पड़ेगी हमें 42 अरब रुपए की। वज़ीर खजाना साहब बड़े पुरुमीद हैं कि वो स्टिल इन ताजरों से 27 अरब रुपए जो हैं वो वसूल कर लेंगे, हालांकि पिछले साल जो वसूली है वो सिर्फ 6 अरब रुपए की है। तो डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है कि हम 27 अरब रुपए जो ये गवर्नमेंट है एटलीस्ट ताजरों से ले लेगी इस साल? वो आप देखने पे कोई कह दे जनाब, कोई नहीं है, तो मैं नहीं समझता आएंगे 27 अरब। मगर जिस तरीके से टोबैको पे इन्होंने जो रिलीफ दी थी, मैं समझता हूँ वो वापस करनी चाहिए थी उनको। और काफी चीजें वो थोड़ा थोड़ा आपको करके करना पड़ेगा, और इसको आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर देते, अगर मेरी बात उस वक्त ये मान लेते, तो मैं समझता हूँ आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। और अगर उस वक्त ये उस मिनिमम बजट पे, अगर मिनिमम बिल के हिसाब से अगर वो बजट टैक्स लगा देते, तो आज इनके पास भी ये बाकायदा दलील होती कि यार हमने आपको वो थोड़ी टैक्स लगाया जो होता है। आप स्लैबिंग कर देते, अगर आप कर देते उस वक्त, आप कैस्केडिंग कर देते, कुछ भी कर देते, आप उसको उस वक्त हम बना सकते थे। मैं समझता हूँ कुछ चीजों में मेरा ख्याल है कोताहियां हुई हैं, और बस यही बात है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर तोला साहब, जो पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं उसमें गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है। वक्त क्योंकि हमारे पास सरकार, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शहबाज, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जाहिर है कि आज वो खबरें भी चल रही हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो हमें मौसूल हो गया, तो शायद ये
उस तरफ कदम है कि अब बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कोई मीटिंग या उसकी तारीख आ जाएगी, तो इस हवाले से डू यू थिंक कि तमाम जो रुकावटें हैं IMF से अगली किस्त हासिल करने के हवाले से अब वो दूर हो चुकी हैं या स्टिल अभी कुछ मामलात बाकी हैं? कामरान, ये सेकंड लास्ट स्टेप है IMF की बोर्ड मीटिंग से, लास्ट स्टेप नहीं है। IMF ने LOI भेज दिया है, मेरे ख्याल हुकूमत का बाय एंड लार्ज उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा उनके साथ। अब जो अगला स्टेप होगा विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान वो LOI साइन करके जिसको वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो दोनों साइन करते हैं जॉइंटली, और वो फिर साइन करके मैनेजिंग डायरेक्टर IMF उनको जाता है कि LOI बेसिकली है क्या चीज़ कि जो हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम होंगे IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ताकि पाकिस्तान में जो फिस्कल स्टेबिलिटी आ जाए और एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी आ जाए, उन चीज़ों के ऊपर कौन कौन से इकदाम कर लिए गए और कौन कौन से इकदाम हुकूमत आगे करेगी, तो ये LOI होता है। वो जब IMF को चला जाएगा तो उसके 2 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के बाद IMF की बोर्ड मीटिंग कॉल होती है, और टेंटेटिवली अब जो IMF की बोर्ड मीटिंग की डेट आ रही है वो 29 अगस्त आ रही है। 29 अगस्त को ये मीटिंग अगर हो जाएगी तो पाकिस्तान की लोन ट्रांच जो है $1.17 बिलियन की वो अप्रूव। अच्छा, लगता है कि 5 दिन और आगे चलेगी, क्योंकि इससे पहले जो टेंटेटिव चल रही थी वो 24 अगस्त की चल रही थी। नेवरदलेस जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो यही बता रहे हैं कि अब शायद कोई हर्डल नहीं है और IMF से हमें अगली किस्त जारी हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि क्या कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोबारा कम बैक कर रही है पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मुबैना तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ जो TTP के दहशतगर्द हैं या जो मिलिटेंट्स हैं वो स्वात के एरिए में वो देखे जा रहे हैं, और ये इतला भी आई कि उन्होंने कुछ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको यरगमाल भी बनाया। बाद में ये इतलात आई कि एक ट्राइबल जरगा हुआ और उसके बाद उन जो सिक्योरिटी एहलकार थे जिनको यरगमाल बनाया गया तो उनको छोड़ दिया गया। अब सवाल इसके अंदर ये पैदा हो रहा है कि एक अलार्म है वहाँ के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि स्वात में माजी में भी फुल फ्लेज वहाँ पर जो TTP वो मुल्ला फजलुल्लाह हों या उससे पहले सूफी मोहम्मद हों, उसकी वजह से वहाँ पे ट्रबल रहा है, और कम से कम 2 दफ़ा फुल फ्लेज पाकिस्तान को वहाँ पे फौजी ऑपरेशन करना पड़ा, वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करनी पड़ी, और तब जाके वहाँ पर अमन हुआ। और अब वहाँ पर आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में स्याह वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं तो कम से कम एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वापसी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये क्यों इस तरीके से खुलेआम वहाँ पर फिरते नजर आ रहे हैं। तो शहबाज, इस हवाले से जो मुतजाद इतलात हैं, कुछ जो वहाँ पर एहलकार हैं उनका ये मानना है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा बाज़गश्त है, अदरवाइज कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक आध इंसिडेंट हुआ था और उसको सक्सेसफुली जो वहाँ पे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने उसको डील किया। लेकिन आज की और भी खबरें हैं जो मुख्तलिफ इतलात हैं, मसलन मट्टा का जो एरिया है, स्वात का मट्टा तहसील, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे कहा जा रहा है कि TTP के कुछ लोगों ने वहाँ पर इवन चेक पोस्ट बना ली है। तो खबरें अच्छी नहीं आ रही। इसमें जो सवाल जो पैदा हो रहा है, कुछ लोग उसको लिंक कर रहे हैं कि जो हमारी TTP के साथ जंगबंदी हुई है, जो अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद ये उसका नतीजा है कि उसके बदले में जो अफगान जो TTP के लोग हैं जो अब पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं, जो रीलोकेट हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे उनकी मूवमेंट देखी जा रही है। कामरान, आपने कहा तो है कि इसमें वो अफगान पीस प्रोसेस की वजह से शायद इसके अंदर फैक्टर हो, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान ये चाहेगी कि जो वो TTP के अफराद हैं वो आए यहाँ पे एक चेक पोस्ट बना के वहाँ पे वो को चेकिंग करना शुरू कर दिया और फिर सेटल्ड एरियाज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर आके वो घूमे फिरे आज़ाद? तो ऐसी मतलब आप समझते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है, या ये जो चीज़ है इसको बस एक कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं पार्ट ऑफ द डील है इसलिए वो वापस आ रहे हैं? तो देखिए इसके अंदर कंफ्यूजन है। 2 जो मुतजाद इत्तलात आ रही हैं, एक कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो खुद जो TTP वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों की जो वापसी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे हुकूमत पाकिस्तान के साथ जंगबंदी चल रही है, तो उस मुआहदे के तहत ये लोग वहाँ पे वापस आ रहे हैं। और जो TTP वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो चेक पोस्ट उन्होंने बनाई है ये अपने लोगों के लिए बनाई है, उसका हरगिज मकसद पुलिस को या आम शहरियों को तंग करना नहीं है। लेकिन माजी में आपको पता है कि हिस्ट्री रही है, अगर वो विद वेपन्स असले के साथ वो वापस आए हैं
तो वहाँ पर जो आम शहरी हैं वो तो जाहिर सी बात है कि वो महफूज तो वहाँ पे आपको फील नहीं करेंगे। और अगर ये पार्ट ऑफ द निगोशिएशंस और डील का हिस्सा है तो इस पे फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ जी इस मुआहदे के तहत ये लोग वापस आएँ और किसी किस्म की तशद्दुद की कार्रवाइयाँ या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल नहीं होंगे, तो उस हवाले से एक आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक ओवरसाइट कमेटी भी बनी हुई है, उसको फिर सामने आना चाहिए। क्योंकि इसी हफ्ते हमने देखा कि जब ये सवालात कौमी असम्बली के अंदर भी उठे तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने हालांकि ये कहा कि उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो ऑन गोइंग मुज़ाकरात हो रहे हैं टीटीपी के साथ ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। इसी तरह से जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर सादिक साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब में एक बुक लॉन्च पे वो वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अभी जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बहुत इब्तदाई स्टेज पर हैं। अगर इब्तदाई स्टेज पर हैं तो ज़ाहिर है कि फिर आप उसको मुआहदे का हिस्सा नहीं करार दे सकते। लेकिन एक इत्तला ज़ाहिर है कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कुछ अरसा पहले जब हमारी ये बातचीत चल रही थी तो एक मुआहदे के तहत ये ज़रूर हुआ कि जो टीटीपी की जो ख़ानदान हैं, जो उनसे जुड़े जो लोग हैं, जो बराह रास्त किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस नहीं थे, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान ने वापस आने की इजाज़त दी थी। क्या उस आड़ में क्या ऐसे लोग भी वापस आ गए हैं जो बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे? अब ये भी मेरे ख्याल में देखने वाली बात है। लेकिन जो इत्तला हमारे पास है कि इस वक्त बेशक मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं हुए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो रेलेवेंट इदारे हैं वो जो कंटिजेंसी प्लान होता है, जो प्लान बी है, उसके ऊपर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है कि अगर प्लान बी है क्या, देखिए अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अगर ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, तो फिर जाहिर है कि रियासत पाकिस्तान के पास ऑप्शन रहता है कि वो फोर्स का इस्तेमाल करे, वो बाकी जो ज़राए हैं उसका इस्तेमाल करे ताकि इस थ्रेट को टैकल किया जा सकते। क्योंकि माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में स्वात के अंदर खास करके टीटीपी का आप कह लें कि इमरजेंस हुई, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जब शुरू में ये लोग आए तो एक एसएचओ की मार थी कि अगर वो उस वक्त बर वक्त हुकूमत इक़दामात करती तो एक एसएचओ वहाँ का जो मकामी है वो उन लोगों को डील कर सकता था। लेकिन उनको ढील दी गई, डोंट नो व्हाई, और फिर आपको पता है कि आपको एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। उसमें लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग डिस्प्लेस हुए, मकामी आबादी डिस्प्लेस हुई, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ। तो अभी भी शायद मेरे ख्याल में प्रीएम्प्ट करना चाहिए कि बजाय इसके कि हम एक दफ़ा फिर उस सिचुएशन में बढ़े कि हमें फुल स्केल ऑपरेशन करना पड़े, उसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए और इस थ्रेट को भांपना चाहिए। तो भी जैसा आपने कहा कि बहुत इब्तदाई स्टेज के ऊपर है, तो क्या जो मुज़ाकरात हैं वो स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, उसमें भी रुकावटें आ रही हैं? देखिए मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है कि जहाँ तक सीज फायर हुई उस वक्त तक तो एक पेशरफ्त हुई, लेकिन उसके बाद जो पहले भी हम जिक्र करते रहे कि जो कंटेंशियस मामलात हैं, जो टीटीपी के लोग हैं वो तैयार नहीं हैं कि कुछ जो उनके मुतालबात हैं, जैसे जो फाटा का मर्जर है उसका वो रिवर्सल चाहते हैं, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। दूसरा जो उनका मुतालबा है कि वो टीटीपी एज ए एंटिटी अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखेगी, वो अपने साथ असला भी कैरी करेगी। इसमें एक जो पेशरफ्त हुई है इसी हफ्ते, जो उमर खालिद खुरासानी हैं जो टीटीपी के को फाउंडर थे और उसके साथ साथ वो एक सीनियर कमांडर थे टीटीपी के अंदर, और वो जो 10 रुकनी कमेटी थी टीटीपी की जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रही थी वो उसका हिस्सा थे। उनका अफगानिस्तान के अंदर एक आईईडी ब्लास्ट में मतलब किलिंग हुई है। अब ये नहीं पता कि उनको किसने मारा है। उमर खालिद खुरासानी जो है वो कहा जाता है कि एक हार्ड लाइनर थे और वो ना सिर्फ फाटा मर्जर तो दूर की बात, वो पाकिस्तान से सिरे से मुज़ाकरात करने के हामी ही नहीं थे। अब वो जब एलिमिनेट हो गए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उसकी वजह से टीटीपी वीकन होगी? क्या वो अपने उस मुतालबे से पीछे हट जाएगी जो फाटा मर्जर के हवाले से है, या वो अपना स्टांस मजीद हार्डन कर देंगे? क्योंकि जो टीटीपी का रद्द अमल है उसके बाद वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। एक इत्तला तो ये भी है कि उनके जो ताल्लुकात थे वो अफगान तालिबान के साथ भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उमर खालिद खुरासानी माजी में आईएसआईएस के साथ भी उनके मामलात ठीक रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, पाकिस्तान का भी वैसे नाम आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको अफगान तालिबान ने खुद एलिमिनेट किया है। तो सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पाकिस्तान को जाहिर है कि इस मौके पर अलर्ट रहने की है, क्योंकि अफगान तालिबान को वापस आए हुए भी 1 साल हो गए हैं। तवक्को तो हमारी ये थी कि अफगान तालिबान अगर आएंगे तो हमारा कम अज कम ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो सिक्योर हो जाएगा। ऐसा होता नजर नहीं आ रहा एटलीस्ट अभी तक। जहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें असफन यार मीर जो सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं वो ज्वाइन करेंगे और उनके सामने ये मामला रखेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो मुमकिना तौर पर या पोटेंशली जो कम बैक हो रहा है पाकिस्तान पर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असफन यार मीर, सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं और इस वक्त वाशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ जो पीस स्टडीज़ है उसमें वहाँ पे सीनियर एक्सपर्ट हैं और ख़ास करके इस खत्ते के जो सिक्योरिटी अमूर हैं, टीटीपी, अफगानिस्तान और जो इससे जुड़े जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया असफन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे पहला सवाल यही कि जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं ख़ास करके स्वात से, वो थोड़ी डिस्टर्बिंग है कि शायद जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनका कम बैक हो रहा है। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को इस हवाले से कंसर्न होना चाहिए? दो के कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद इट इज़ पार्ट ऑफ द डील कि ये लोग जो हैं अब वापस आ रहे हैं। कामरान, आपने बुलाया और इस मौजू पे आप बात कर रहे हैं। आई थिंक कंसर्न होना चाहिए। ये सिर्फ डील के हिस्से में या फिर कोई फ्री पैसेज वे अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने दिया है, ये सिर्फ उसके नतीजे में आने वाले लोग नहीं हैं। उसके अलावा भी हम सुन रहे हैं चंद महीनों से कि अफगानिस्तान से टीटीपी की तश्कीलें जो उनके अपने जो उनकी एक इस्तिलाह है वो पाकिस्तान एंटर हो रही हैं। और ये रिपोर्ट्स साउथ केपी से, फॉर्मर ट्राइबल एरियाज, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ से भी आती रही हैं, बाजोड़ से भी आती रही हैं, दीर में भी ये सुना है और अब ये स्वात की तरफ भी ये रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे बाकायदा टीटीपी की तश्कीलें दाखिल हो रही हैं। सो एक बड़ा एक एक्सपेंशन नज़र आ रही है टीटीपी की मूवमेंट में। उनके लोग जो आ रहे हैं वो बाज़ औक़ात आर्म्ड भी दिखाई दे रहे हैं। सो मैं ये कहूँगा कि ये खासी ट्रबलिंग डेवलपमेंट है। लेकिन जो कम बैक की आपने बात की, ये कम बैक कोई एक दो हफ्ते पुराना नहीं या महीना पुराना नहीं, ये कम बैक पिछले 1 साल से शुरू है। जब से तालिबान की वापसी हुई है अफगानिस्तान में, तब से तालिबान ने वहाँ पर टीटीपी को बाकायदा एक पॉलिटिकल असाइलम दे रखा है। वहाँ पर टीटीपी उन 1 या 2 तंजीमों में से है जिसको इजाज़त है कि वो हथियारों के साथ अफगानिस्तान में रहें। वहाँ पर टीटीपी की जो लीडरशिप है उसका स्टेटस जो है वो अफगान तालिबान के मिनिस्टर्स के बराबर है। फॉर एग्जांपल जो टीटीपी के अमीर हैं मुफ्ती नूर वली, वो बाकायदा उनको जो वहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता है वो एक मिनिस्टर इक्विवेलेंट है। सो तब से हम देख रहे हैं कि टीटीपी का असर पाकिस्तान के इन इलाकों में बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा असफन यार साहब, आपने ये जो अभी एनालिसिस दिया ये तो काफ़ी डिस्टर्बिंग भी और ट्रबलिंग भी है। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस अरसा के दौरान क्या करती रही? क्या उनको ये मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी या आप तो इस चीज़ को रूल आउट कर रहे हैं ना कि इसमें किसी डील का हिस्सा नहीं है? जी, आई थिंक सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश करती रही हैं डिफेंसिव मेजर्स की इनिशियली, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि वायलेंस भी बड़ी काफ़ी हद तक बढ़ गई। दिसंबर का महीना तो बहुत ही वायलेंट था। लेकिन जो ट्रैक दिखाई देता है, जो उनका प्रेफर्ड ट्रैक है कि वो इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाह रहे हैं और वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं टीटीपी के साथ और अफगान तालिबान के ज़रिए टीटीपी को कायल करना चाह रहे हैं कि वो डीमोबिलाइज कर जाएं और उसके नतीजे में फिर उनको शायद पाकिस्तान रिपेट्रिएट करने की एक प्रोविजन दी जाए और फिर यहाँ पर उनको रीसेटल किया जाए। सो आई थिंक ये जो पॉलिटिकल ट्रैक है इसकी वजह से भी चंद गैप्स क्रिएट हुए हैं जो कि शायद टीटीपी ने एक्सप्लॉइट किए हैं। और अभी भी सही डिटर्मिनेशन मुझे नहीं नज़र आ रही कि ये मामला सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी आप कह लें सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं मुल्क के, वो इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली वो इसको हैंडल कर पाएंगे या फिर उनको किसी मिलिट्री ऑप्शन या किनेटिक ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा? एग्जैक्टली, ये तो फिर जो माजी में जो होता रहा ये पहला मौका नहीं है कि ज़ाहिर अब तो फ़र्क ये है कि अब क्योंकि अफ़गान तालिबान के अंडर ये डील हो रही है। माजी में हमने खुद से वो नेक मोहम्मद से शुरू करें और बाकी एक हिस्ट्री है पूरी कि जो हम पीस डील्स करते रहे और हुआ यही कि वो जो जितने भी अमन मुआहदे हुए उसके नतीजे में ये ग्रो उतने ही ज़्यादा ताकतवर बन के उभरे। अब सवाल इसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जब से अफ़गान तालिबान आए हैं तो उनका कम बैक, टीटीपी का कम बैक 1 साल पहले शुरू हो गया था।
डू यू थिंक कि अगर इनका फुल फ्लेज कम बैक होता है तो आज टीटीपी स्टिल उतनी ही पोटेंट है, उतनी ही खतरनाक है जो आज से चंद साल पहले थी, या डू यू थिंक कि अब वो उतना डैमेज इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, टीटीपी का पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी पहले के मुकाबले में खासा कमज़ोर है। गो कि उनका पिछले एक आध साल में उनकी स्ट्रेंथ में आप कह सकते हैं कि वो डबल कर गए हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, लेकिन 2008-9 के अरसे से कंपेयर करें तो अभी भी कम है। लेकिन जो इस बार डायनामिक नया है वो ये सेफ हेवन का मामला है। अफगानिस्तान में बहुत ही परमिसिव हालात हैं टीटीपी के लिए, यहाँ तक कि हम ये भी सुनते हैं कि अफगान तालिबान के बहुत से फाइटर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि वो टीटीपी को इन मैस ज्वाइन करें और उनके साथ किसी लड़ाई में हिस्सा डालें। चंद डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो अटैक्स हुए हैं, जैसे कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, वो एक सेपरेट ग्रुप है, उसके अटैक्स हुए हैं वजीरिस्तान के इलाके में, उसमें जो अटैकर्स थे वो अफगान तालिबान के फाइटर्स थे या जो उनके लिए भी लड़ते रहे थे, उन्होंने फिर पाकिस्तान की साइड पे आकर कार्रवाई की। सो ये एक नया एक्स फैक्टर है जो कि टीटीपी की लिथैलिटी में कदरे इजाफा कर सकता है। अच्छा असवंत साहब, अगेन आप आज काफ़ी डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं कि इसमें अफगान तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो भी शामिल हैं, तो उससे तो फिर यही लग रहा है कि जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ लूज की थी वो दोबारा रीगेन कर रहे हैं। ना सिर्फ रीगेन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को डैमेज भी कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर जहां पे प्रॉबेबली वो अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फिर आएंगे, अगर उनके साथ अफगान तालिबान भी हैं, तो आप समझते हैं कि कोई डील पॉसिबल है बिटवीन पाकिस्तान एंड द टीटीपी? देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, मुझे अफसोस होता है मैं जो पाकिस्तान का में पॉलिटिकल डिस्कोर्स या इवन न्यूज़ मीडिया को देखता हूँ, और आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हैं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता हूँ, मुझे वो सीरियसनेस नहीं नज़र आती इस पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ, इसके एनालिसिस एग्जामिनेशन में जो कि होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, प्रोसेस है। और डील की जहाँ तक आपने बात की, मुझे उसकी ऑड्स खासे कम नज़र आते हैं, लेकिन एक मुमकिन जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है जिसके नतीजे में डील हो सकती है वो ये कि अगर अफगान तालिबान ठीक ठाक तरीके से प्रेस करें टीटीपी को कि आपने डीमोबिलाइज करना है, आपने डील करनी है। लेकिन जो हम सुनते हैं अफगान तालिबान का जो मौक़िफ़ है इस मामले पे, वो कहते हैं कि हमने इन दोनों साइड्स को, टीटीपी को और पाकिस्तान को, वो कहते हैं कि दो फरीक हैं, वो दोनों साइड्स को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं हम इनको टेबल पे ले आए हैं, अब ये कोई मामला नेगोशिएट कर लें, अगर नहीं कर पाते तो हमारा इससे कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, जो कि एक खासी हैंड्स ऑफ किस्म की अप्रोच नज़र आती है। गो कि उन्होंने डेफिनेटली प्रेशर डाला है टीटीपी पे सीज़फायर के मामले के ऊपर, और वो कुछ ना कुछ पुश करते रहे हैं, लेकिन उतना पुश नहीं कर रहे जितना ज़रूरी होगा कि टीटीपी की पाकिस्तान के साथ डील पाकिस्तान के टर्म्स पर हो। चलें, बहुत शुक्रिया असवन याब, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब अफगान तालिबान की दोबारा वापसी हुई थी तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने क्या, बल्कि हमारे उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, और शायद तासुर भी ये दिया जाता रहा कि अब अफगान तालिबान आ गए हैं तो इस खित्ते में जो हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक साल में जो पेशरफ्त हुई है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मफाद के लिए हौसला अफजा नहीं है। और दूसरा, यकीनी तौर पर इसके ऊपर एक नेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सारी प्री ऑक्यूपेशन है इस वक्त, जो तमाम दूसरे सियासी मामलात हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से तकरीबन 8, 10, 15 साल पहले, क्योंकि हमने तो खुद बराह रास्त, मैंने कई जो वॉर ऑन टेरर जो कवर की, जो उसके नुकसानात थे, जो हर आए रोज़ इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर जिस तरीके से ये दहशतगर्दी तबाही मचाते थे, तो उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे, आपको जो अदरवाइज लॉसेज हुए, तो हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में वो दौर दोबारा वापस ना आए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।